औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज कुछ अजीब मामलात इस नज़र से गुजरे हैं और वो मामलात हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि जहां पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी था और कहा जा रहा था कि बरसों से ऐसी बीमारियां चलती आ रही हैं जैसे कि कैंसर, एड्स और ऐसी बीमारियों के खिलाफ जो है वो कोई इकदाम नहीं किए गए, कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं की गई। लेकिन एक ऐसा वायरस जिसको आए हुए जुम्मा 8 दिन ना हुए हों और उस वायरस की वैक्सीन मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली जाए, दुनिया भर को उस पर लगा दिया जाए कि किसी तरह कोरोना की वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने के बाद आप कोरोना से बच सकते हैं, तो यहां पर काफी सूरत हाल इबाम पैदा करती है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर महज सिंध के अंदर इस वैक्सीनेशन के हवाले से काफी सख्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से इस बात पर वाज़े तौर पर दबाव डाला गया है कि जो वैक्सीनेशन कराई जा रही है वो फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। अगर वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी, सरकारी इदारों में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद अब कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कल के रोज एक एहतजाज देखने में आया, जिसमें मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के बाहर वाज़े तौर पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और उनकी जानिब से यह दावा किया जा रहा था कि यह वैक्सीनेशन दरअसल हुकूमत को फायदा देने का एक हथकंडा है और इससे अवाम को कोई फायदा नहीं है। और उनके प्ले कार्ड्स पर यह नारे दर्ज थे कि आया जमहूरियत के अंदर जबरी वैक्सीनेशन का सिलसिला क्यों जारी है। अगर कोई वैक्सीनेशन करवाना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है, और अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो यह भी उसकी अपनी मर्जी है। कोई हुकूमत किसी अवाम को पाबंद नहीं कर सकती। अगर सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो कोई हुकूमत पाबंद नहीं कर सकती अवाम को कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। अगर किसी ने एक डोज लगवा ली है तो उसके ऊपर दूसरी डोज लगवाने के लिए दबाव डाला जाए। ये अवाम की जानिब से अब मुतालिबा सामने आ रहा है कि आया इस सूरत हाल के अंदर आप वाजे कर दें कि आया वैक्सीनेशन के अमल को जो है वो इस कदर शफाफ बनाना या इस कदर तेजतर बनाना क्यों जरूरी हो चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी हैं सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, अपने अपने कीमती वक्त इनायत किए। शाह साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, अब अवाम जो है एक खास तबका निकल पड़ा है और वो ये मुतालबा कर रहा है कि आप लोग वाजे करें कि वैक्सीनेशन आप लोग जबरन क्यों करवा रहे हैं। अली भाई, पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में जी। अच्छा, ये जबरन तो मेरे ख्याल में कोई कर नहीं रहा। ये तो एक वैक्सीनेशन है जो पूरी दुनिया में चल रही है। अगर लोग चाहते हैं कि नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाएं तो हम बार बार कहते हैं कि वो वैक्सीन करवाएं, और यही लोग हैं फिर लॉकडाउन लगता है या केसेस बढ़ते हैं, फिर वो ताजर बरादरी है या कोई भी है वो फिर कहते हैं कि लॉकडाउन लग गया और लोग मुश्किल में आ गए। पूरी दुनिया देखें, ये मुश्किल फैसले करके और वैक्सीनेशन करा के और फिर वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ चले गए। सिर्फ हम ही हैं जो अभी तक पाकिस्तान है और इंडिया है, ऐसे मुल्क जो हम हैं वो लोग जो है उसको वो ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे इस चीजों को, तो वही मुश्किलों का शिकार होते हैं। वैसे और कई मुल्क हैं जिन्हों की हजारों मीन्स के हमारे अगर करेंसी हम उसको करें कन्वर्ट तो लाखों बनते हैं जिनका जुर्माना होता है, जिस पे मास्क नहीं पहना होता या कोई वैक्सीन नहीं हुआ होता। मगर हमने तो इतने सख्त फैसले नहीं किए, सिर्फ वैक्सीनेशन है वो पूरे पाकिस्तान में हो रही है, कोई जबरन नहीं हो रही। रियाज हुसैन शाह साहब, देखें ये इकदाम सिर्फ सिंध में देखने में आ रहे हैं कि जी अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी या सरकारी इदारों में दाखिला जो है बंद कर दिया जाएगा या फिर आपकी सिम्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये इकदाम खाली सिंध के अंदर है सर, पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो सिंध के अंदर ऐसी क्या तकलीफ है सर कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड करवाना है उन्होंने पूरा? हम चाहते हैं कि पहले हमारा सूबा देखें, हम तो चाहते हैं पूरा पाकिस्तान ऐसे सख्त फैसले करे जी। मैं तो चाहता हूँ इससे भी ज्यादा सख्त होना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो इस चीजों को सीरियस नहीं ले रही। मैं अपना पर्सनल अगर व्यू दूं आपको, तो मैं तो चाहता हूँ मॉल्स में या होटल्स में या हर जगह पे कार्ड चेक करना चाहिए फिर, और रोड पे भी चल या ट्रैफिक पुलिस भी वो भी
चेक करना चाहिए उनको भी कि किसने वैक्सीन कराया या नहीं कराया। ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा से मुश्किल फैसले अगर करें तो लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। अच्छा रियाज वैसे शाह साहब, हमारे देखिए मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं सर। 20 जून 2021 की एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है कि जो वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाई जा रही है वही वैक्सीन ब्राजील में लगाई गई, जिससे 5 लाख लोगों की हलाकतें हुई थी, जिसके बाद वहां के अवाम जो है वो सरापा एहतजाज बन गए थे। अगर ये बात सच है सर, अब्बास भाई कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे सर हैं? साइनोफार्म, साइनोवेक वगैरह ये सारी की सारी वैक्सीनेशन जो है वो वहां पर लगाई गई थी, जिसके बाद तो आपने भी ब्राजील की लगाई एक होगी, रिपोर्ट मैं हमने आपको भी बता रहा लगाई, हूं और अल्लाह का पुरानी रिपोर्ट शुक्र दे है। रहा हूं सर, 20 जून 2021 की। अगर ये सूरत देखिए, हाल रहेगी तो अवाम तो परेशान होंगे ना सर। मेरी बात सुने, यही वैक्सीन मेरे ख्याल में आपने भी लगाई है और बिल्कुल, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह लगाई है। जी। अल्लाह का करम है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। तो ये तो अजीब बात है, ये लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं जिनसे ये गलत तासुर जा रहा है। ऐसी मैं तो कहता हूँ ना न्यूज के जरिए ऐसी बात होनी चाहिए और ना ही कोई ऐसे बातों पे लोग कान धरें। देखिए, ये एक बड़ी चेक की हुई टेस्टेड चीजें हैं, वैक्सीन हैं, ये WHO से जो है मंजूर शुदा है। जी जी। तो वो चीजें या वो वैक्सीन तो गलत नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, आपको भी पता होगा, न्यूज से आपका ताल्लुक है जी। कोई ऐसा केस तो इतने 1 साल में नहीं आया। तो मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से कहूंगा कि मेहरबानी करके इस बातों पे कान ना धरें। अच्छा रियाज शाह साहब, यहां पर देखिए, चलें ठीक है, आपने कहा इन बातों पर कान ना धरें, लेकिन अगर एक तबका जो है वो अब पाकिस्तान में भी निकल के आ रहा है, मैं आलमी मुजाहिरों की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है उनका मुल्क है, उनका अपना फेल है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां पर भी एक तबका निकल के आ गया है सर, जो कि प्रेस क्लब्स के बाहर या सरकारी महकमों के बाहर एहतजाज कर रहा है। कल भी एक मुजाहरा हुआ है 4 प्रेस क्लब्स पे, पाकिस्तान के ही, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फैसलाबाद। वहां पर यही मुतालिबा किया गया सर कि जबरन आप लोग जो है वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? अगर ऐसा तबका निकला है तो सर उनके फॉलोअर्स भी होंगे, और अगर उनके फॉलोअर्स ने उनकी बात सुनना शुरू कर दी तो आप लोग किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे सर? देखें, लोग हमारे शऊर वाले हैं, समझते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो समझते हैं कि जिंदगी की मामूल की तरफ जाए और हम पहले की तरह आजादी से घूमें, तो वो कभी भी इस चीजों को या इन ऐसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे। और इंशाल्लाह जो लोग ये कर रहे हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि जो है हम इतने मुश्किल वक्त में जो चल रहे हैं, अल्लाह के, मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह की तरफ से या नाराजगी है या क्या है कि पूरी दुनिया पे ये वबा आई है। तो हम एक तो अपने जो है वैक्सीन करवाएं या नमाजों को पाबंदी से पढ़ें, अल्लाह से माफी मांगे कि इस वबाओं से हमारी जान छूटे। बाकी तो ऐसे एहतजाज या क्या, वो तो आपको पता है अभी कितनी डेल्टा वायरस में कितने अमवात हुए हैं। जी जी। डेल्टा वेरिएंट में इंडिया में क्या हाल हुआ, ये तो अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान पे, जो हमारे यहाँ फिर भी बचत हुई है। मगर हम नहीं चाहते कि वैसा हाल हो, और हम काफी लोगों ने जो है अभी 7 करोड़ पाकिस्तान में लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है। इंशाल्लाह हम तो इस कोशिश में कि इसको हम गांव-गांव तक लेके जाएं और जल्दी जो है इंशाल्लाह इस वबा से हमारी छुटकारा हो। लेकिन शाह साहब देखिए, बात यहां पर यही आ जाती है, जैसे कि आपने फरमाया ना कि जी ठीक है वैक्सीन लगवाना जरूरी है सर। मैं एक छोटी सी मिसाल देता चलूंगा सर। नदीम मलिक साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं सर, आपकी भी नॉलेज में है, मेरी भी नॉलेज में है कि उनको अभी कुछ अरसे पहले ही कोविड-19 से जो है वो गुजरना पड़ा था। उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने दोनों डोज लगवा ली थी लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोविड हो गया। तो सर अगर ये सूरत हाल रहेगी और वो सिम्टम्स भी उन पर वाजे हुए जो कि कोविड-19 में होते हैं, तो सर इस सूरत हाल के अंदर तो आवाम परेशान हो जाएगी ना कि लगवाने के बाद भी मुझे कोविड हो रहा है। सुने जी, वैक्सीन लगाने के बाद जब जो होता है उसमें इतना असर तो नहीं होता जो पहले होता है जी। पहले डेथ का आपको जो है मरने का ज्यादा खतरा होता है। अच्छा। जिनको पहले होता है, वैक्सीन के बाद आपका खतरा कम हो जाता है और आपको जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं और आप सेफ होते हो, जो इसमें 80% आप सेफ होते हो। अच्छा शाह साहब, फिर ये भी बता दें सर कि अगर ये तबका निकल रहा है एहतजाज के लिए जो कि लोगों को वरगला रहा है, अगर मैं आपकी बात जो है वो तस्लीम करूं, अगर ये लोगों को वरगला रहे हैं सर, तो आप लोग कोई इनके खिलाफ कोई कानूनी या फिर रियासती कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या फिर इरादा रखते हैं? देखें, ऐसे लोग तो पूरे दुनिया में निकल रहे हैं यार,
मगर जो है ऐसे मैं बार बार आपके ही चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी ऐसे लोगों के बातों पे कान ना धरे, अपने फैमिली का, अपने बड़ों का और अपना ख्याल रखें, और जो वैक्सीन नहीं करवाए हुए जिनके, वो जल्द अज जल्द वैक्सीन करवाएं। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन चल रही हैं उसमें अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कोई ऐसे ना सिम्टम्स हुए, ना किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ, ना ही मेरे ख्याल में कोई अमवात का रिपोर्ट आई है अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम अपने खुसूसी वज़ीर आला सिंध रियाज हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदा आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगा कि जी एक बार फिर उसी टॉपिक के ऊपर मुझे आवाज उठानी पड़ती है, बार बार बात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं किसी भी सतह पर हुकूमती नुमाइंदों की बात करूं तो किबला दुरुस्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई कानून साजी के लिए तैयार नहीं है, कोई लोगों को इस किस्म की सजाएं देने के लिए तैयार नहीं है कि जिससे किसी दूसरे मुजरिम या इस किस्म के किसी दूसरे घिनौने काम करने वाले इंसान की रूह कांप उठे। मैं दोबारा बात करूंगा कि छोटे बच्चों से और बच्चियों से ज्यादती के वाकयात बढ़ रहे हैं। आज भी अगर मैं बात करूं तो मीरपुर खास के अंदर 2 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि महीनों से 2 बच्चों के साथ ज्यादती होती रही है, जबकि कसूर में एक वाकया रिपोर्ट हुआ है कि 9 साल की बच्ची के साथ यह ज्यादती के वाकया जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको वाजे करता चलूं कि कोई फर्क नहीं रहा है हम में और उन जानवरों में जो कि आज रास्ते में फिरते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हक क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन हम नहीं जानते। हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर अल्लाह ने भेजा, लेकिन आने के बाद हम यहां पर भेड़िए बन चुके हैं। मैं सबकी बात करूंगा कि जो इस पर आवाज उठा रहा है वो चले, ठीक है, किसी ना किसी तरह तारीफ के काबिल है, लेकिन जो इस पर आवाज नहीं उठा रहा, मैं झंझोड़ना चाहूंगा उनके जमीरों को कि जनाबे वाला, आज किसी और की बच्ची के साथ यह वाकया हुआ है, कल ये आपकी बच्ची भी हो सकती है। इस किस्म के वाकयात अगर रिपोर्ट होते रहेंगे तो मां बाप अपने बच्चों को घर में कैद कर दें, या फिर वो ही दौर वापस आ जाए जिसके अंदर बच्चों को जो है वो गला घोंट कर मार दिया जाता था, कि आज वो सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है कि कल तक जिस बेटी को या जिस बेटे को घर में रहमत या फिर अल्लाह का इनाम जो है वो तस्वुर किया जाता था, आज उसकी इज्जत बचाना इस मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा कठिन हो चुका है, सबसे ज्यादा मुश्किल हो चुका है। समाजी रहनुमाओं की जानिब से भी इस पर मुसलसल बात की जा रही है, लेकिन अगर कोई बच्चियों की इज्जत बचाने की बात करे तो उसको फेमिनिस्ट का लकब दे दिया जाता है, या अगर कोई बच्चों की इज्जत बचाने की बात करे तो कहा जाता है कि इनको बड़ा मसला है, बाकी किसी को कोई सूरत हाल से लेना देना नहीं है। लेकिन यह सूरत हाल पाकिस्तान में जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है कि कल को आपके भी बच्चे होंगे, मेरियां भी बच्चे होंगे, तो क्या आप उन बच्चों को इन दरिंदों से महफूज रख सकते हैं? क्या आप उन बच्चों को इतनी इज्जत मुआशरे में दिलवा सकते हैं? क्या आप उन बच्चों को इन दरिंदों के निशाना बनने से बचा सकते हैं? तो सबका जवाब यही होगा कि हम नहीं बचा सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि किसी एक जगह पर यह सूरत हाल नहीं है, बल्कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर शोबे के अंदर इस किस्म के वाकयात देखने में आ रहे हैं। अगर मदरसे का कारी या फिर स्कूल का टीचर, या फिर अगर मैं बात करूं ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर दफातर में जो सूरत हाल देखने में आ रही है, या वो बच्चे जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि पसमानदा इलाके हैं, वहां पर मालिक मकान की जानिब से इस किस्म के जुल्म ढाए जा रहे हैं कि वहां पर छोटी बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर समाजी रहनुमा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। ताहिरा साहिबा, क्या कहेंगी? रूह नहीं कांपती इन लोगों की? क्या सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए शर्म आती है अब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू के ऊपर आज एक सेगमेंट रखा है, बहुत मेहरबानी जी। मैं बात का अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले 10 बस्ता हमेशा की तरह इल्तिजा करूंगी, गुजारिश करूंगी, दरखास्त करूंगी कि बराए मेहरबानी रेप के वाकयात को जिनसी ज्यादती मत कहें। ज्यादती तो वो होती कि मसलन आपने मुझे इस वक्त इनवाइट किया है अपने शो में, और इनवाइट करने के बाद आप मुझे ना टेलीफोन करते, तो फर्ज करें आपने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, मैं कहूँ अच्छा जी मैं आ जाऊं, तो आपने फिर ना टेलीफोन किया होता, तो ये थोड़ी सी ज्यादती होती है, ठीक है ना? अगले के साथ थोड़ी सी बदसलूकी होती है जी। रेप को हम रेप ही कहेंगे, रेप को रेप ही कहेंगे, ठीक है जी। अटेम्प्टेड रेप होता है और रेप होता है और गैंग रेप होता है जी। इज्तिमाई रेप होता है
असल रेप होता है और रेप इक़दाम रेप होता है। ठीक है जी। जिस तरह हम टेलीविजन, टेलीफोन, फ्रिज और ये मुख्तलिफ चीजों को, इंटरनेट, रेडियो, इनको हम अंग्रेजी के लफ्ज उर्दू में हम ले आए हैं लुगत में, इसी तरह रेप को रेप ही कहा जाएगा, क्योंकि ना इज्जत किसी की, किसी लड़की की या औरत की लूटी गई, ना आबरू रेजी हुई, ना इस्मत दरी हुई, ना जिना बिल जबर हुआ, रेप हुआ, जो कि एक जुर्म है। इज्जत नहीं लूट, इज्जत तो उसकी लूटी जिसने रेप किया जी। उसने अपनी इज्जत गंवा दी और गैरत भी गंवा दी और ये दुनिया भी गंवा दी और आखिरत भी गंवा दी। ठीक है ना। मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम अपनी इस्तिलाहात को दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर वो औरतों की इज्जतें ही लूटी जाएंगी फिर जी। हम नहीं चाहती कि हमारी, अगर हम रेप हो जाएं, अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता रेप का जुर्म सरजद हो जाए तो हमारी इज्जत नहीं लूटी जाती। हमारी इज्जत हमारे वजूद के अंदर है। हम अपनी इज्जतें लेकर पैदा होती हैं, जिस तरह मर्द लेकर पैदा होते हैं और उनको हम लेकर मरते हैं। किसी मर्द की मजाल नहीं होती कि वो मुझे रेप करके मेरी इज्जत लूट लें। ठीक है जी। पहली बात तो ये बतानी थी और ये इसको मैं वाजे करना चाहती हूँ और कई मर्तबा कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि जिंदगी के आखिर तक करती चली जाऊंगी। अब आ जाएं आपके कि हम लोग हैरान क्यों नहीं होते, परेशान क्यों नहीं होते, ये इस्लामी जमहूरिया है फला। मैं आपको साथ, आपने तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा, मैं तो आपको ये भी याद दिला दूं कि ये रियासत मदीना है नाम नेहाद, है ना जी। तो वहां भी जा सकते हैं, लेकिन चलें उसको भी हम जाने देते हैं नजरअंदाज करके आगे। वैसे जी आई नो, बस बिल्कुल बिल्कुल जी। करबला का मैदान है और कुफा के लोगों ने बुलाया था, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो सबीर तस्करा कह दिया, आगे चलते हैं। आपने जिक्र किया कि कहाँ कहाँ होते हैं रेप, छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ, बाय द वे लड़कों के साथ भी। मैं लड़कों को भी बीच में लाना चाहती हूँ, ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं। कसूर का वाकया हमें बहुत अच्छी तरह याद है, वो जो वीडियोस थे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कसूर तो चंद साल पहले की बात है और उस वक्त तो नई हुकूमत नहीं थी, पुरानी हुकूमत थी, जो कि कभी भी किसी ने, उन्होंने नहीं कहा। मैं किसी सियासी जमात के साथ नहीं हूँ, बाय द वे, आपकी इत्तला के लिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन पिछले वाले, उनके यहाँ उनके दौर में भी बहुत कुछ हुआ और कानून साजी भी बहुत हुई। इस दौर में भी बहुत कुछ हो रहा है और कानून साजी हो रही है, लेकिन पिछले वाले जितने आए हैं, चाहे सिविलियन या मिलिट्री कायदीन और जमातें और रूल्स जो हमारे यहाँ आए हैं, जी जी, किसी ने अपने आप को रियासत मदीना नहीं कहा। तो मैं समझती हूँ कि जो अपने आप को रियासत मदीना कहलवाना चाहता है वो फिर करके दिखाए और बना के दिखाए। अब मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ जी, कि आपने जिक्र किया कि कौन क्या कर रहा है, हुकूमतें क्या नहीं कर रही, क्या आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो नाम नेहाद मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से खामोशी, उनको क्यों सांप सूंघ जाता है? इतनी खामोशी है कि मेरे कान के पर्दे फट गए, जिसको कहते हैं डेफनिंग साइलेंस है। वहां से कुछ होता है, कोई औरत मार्च हो जाए 8 मार्च को, तो इनकी तरफ से खुदा की पनाह है जिस तरह का शोर उठता है। लेकिन जब कोई मदरसे में या मदरसे के बाहर या कहीं भी किसी छोटे लड़के या लड़की या औरत के साथ रेप का वाकया हो जाए या कोई और तशद्दुद, तेजाबगर्दी हो जाए, कुछ ही हो जाए, कत्ल हो जाए, बेगैरती का कत्ल, हम कभी भी गैरत का कत्ल नहीं कहेंगे कारोकारी को और उसको, या वन्नी हो जाए, स्वरा हो जाए, बट्टा सट्टा हो जाए, बदले सुलह में 15 कमसिन बच्चियों को एक मरे हुए कुत्ते के एवज में एक कबीले से दूसरे कबीले भेज दिया जाए जी, अपने दुश्मनों के पास, तो ये क्यों खामोश रहते हैं? इनके बच्चे नहीं है इनके घरों में? इन सियासी जमातों की कायदीन के घरों में बच्चे नहीं है? ताहिरा साहिबा, मैं बिल्कुल आपको जवाब मुकम्मल करने का पूरा मौका दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर मजीद बात करें एक ब्रेक की तरफ, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि ब्रेक का यहाँ पे टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। ये गुफ्तगू बिल्कुल 100% ऐवानों तक जानी चाहिए, हुक्मरानों तक जानी चाहिए कि आया क्या कर रहे हैं जनाबे वाला। एक इशू को आप रिजॉल्व नहीं कर पाते, यहां पर 101 इशूज खड़े हुए हैं। इन्हीं तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सीनियर समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। जी ताहिरा साहिबा, अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ूंगा। जी, मैं 2-3 तजावीज पेश करना चाह रही हूँ। जी जी। और वो ये है कि हम कब तक मुजाहमत करते चले जाएंगे, कब तक मजम्मत करते चले जाएंगे, कब तक सड़कों पे निकलकर प्लेकार्ड उठाते चले जाएंगे, बैनर उठाते चले जाएंगे, कब तक धरने करते रहेंगे, कब तक मार्चेज और रैलियां करते रहेंगे। मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि हुकूमत वक्त और उसके साथ मुंसलिक रियासती इदारे इस बात को अलल ऐलान और पब्लिकली अनाउंस करें कि हम खवातीन और लड़कों और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में कानून साजी के बावजूद फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। और पब्लिक से तजावीज पब्लिकली मांगी जाए, या तो आप लोगों के जरिए से, मीडिया के जरिए से, या सोशल मीडिया के जरिए से, या अखबारात के जरिए से, और या पब्लिक डिबेट और डिस्कशन कॉन्फ्रेंसें और वेबिनार और सेमिनार के जरिए से। साहिबा, कैसे मुमकिन हो सकेगा ये? क्योंकि आवाम की अगर राय मांग भी ली जाए तो आवाम तो अभी भी मुतालबा कर रहे हैं कि सरेआम लटका दिया जाए, या फिर जो है वो नामर्द बना दिया जाए, या सारी जिंदगी जेल में सड़ा दिया जाए। जी, मैं आ रही हूँ उस पर। जी देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि किसी को चौक पर लटका दिया जाए या उसकी केमिकल कास्ट्रेशन या फिजिकल कास्ट्रेशन कर दी जाए। जी जी। मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ। मैं समझती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी दोहराने की जरूरत है कि इट इज नॉट द सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। ये नहीं कि मुझे अगर सजा मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी या मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितनी सख्त मिलेगी, इस बात का मुझे यकीन होना चाहिए कि मैं जुर्म करूंगी तो पकड़ होगी, गिरफ्त होगी और सजा होगी। ये होता है, ये चीज जिन ममालिक में होता है। ये नहीं कि बाकी ममालिक में रेप नहीं होता या कत्ल नहीं होता या डकैतियां और चोरियां नहीं होती हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं और सजा भी होती है। ये फर्क है हमारे मुल्क में और बाकी ममालिक में। साहिबा, सजा जजा का निजाम क्यों नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर? तमाम वो प्लेटफॉर्म्स तो मौजूद हैं, यहाँ पर आईने पाकिस्तान भी मौजूद है, यहाँ पर कवानीने पाकिस्तान भी मौजूद है, यहाँ पर असेंबलीज भी मौजूद हैं, यहाँ पर कानून साज इदारे भी मौजूद हैं, फिर क्यों जजा और सजा का निजाम पाकिस्तान में अब तक वजह नहीं है? इसका जवाब बहुत आसान है जी। क्योंकि आपकी पुलिस करप्ट है और आपकी मातहत अदलिया करप्ट है। और ये मैं कह रही हूँ कि अगर कोई जज साहिब साहिबा सुन रहे हो तो उनको पता हो कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं हूं। राजा खुर्रम अली खान कौन है? जज था ना? जी जी। सजा हुई ना, ट्रायल हुआ, सजा हुई उसको और उसकी बीवी को भी। तो करप्शन है, गलत काम हो रहे हैं मातहत अदलिया में भी और पुलिस में भी। जब तक हमारे पुलिस का निजाम सही नहीं होगा, जब तक सीसीपीओ लाहौर को खुली छूट मिलेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो कहे कि ये औरत रात के 12 बजे सड़क पर क्या कर रही थी, इसने ये सड़क ली, वो सड़क क्यों नहीं ली, उसके साथ कोई मर्द क्यों नहीं था, उसने अपना गाड़ी का पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया था। सीसीपीओ उमर शेख को जिस दिन तक ये छूट मिलेगी और उसको उसकी पुष्टपनाही की जाएगी और उसके साथ सपोर्ट मिलेगी, उसको प्राइम मिनिस्टर की, फेडरल मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, पूरे पंजाब के काबीना की, तमाम स्पोक्स पर्सन की, जब तक हम लोग पुष्टपनाही करेंगे गलत लोगों की, उस वक्त तक ये चलता चला जाएगा। हम लोग कब से, मैं कम से कम 40 साल से कह रही हूँ कि हर पुलिस थाने के अंदर 1 या 2 औरतें तैनात की जाए। क्यों? क्योंकि हमारी औरतें और हमारे बच्चे घबराते हैं मर्दाना पुलिस थाने में जाने से। जी जी। और हर पूरे मुल्क में औरतों का पुलिस थाना नहीं बन सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जमीनी हकायक हमें बताते हैं कि ये होगा नहीं। तो अगर होगा नहीं तो फिर इसका बदल क्या है? इसका नेमल बदल ये है कि आप हर थाने में एक औरत को सुबह के वक्त और 1 या 2 औरतों को रात के वक्त तैनात करें, ताकि औरतें जब उनके ऊपर तशद्दुद हो, चाहे घरेलू तशद्दुद हो, चाहे रेप हो, चाहे कुछ हो, वो रिपोर्ट करें। और उसके बाद आप मेडिको लीगल अफसरों की शदीद सजा दें अगर वो झूठा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पेश करते हैं। और हो रहा है
तैयबा के केस में हुआ था। ताहिरा साहब, आपकी और मेरी नॉलेज में है, आप ज्यादा टाइम हुआ नहीं है उस बात को, अब से कुछ दिन कबल की ही बात है, कुछ अरसे पहले की बात होगी कि जी अदालत ने और बाकायदा आईने पाकिस्तान के तहत और उसकी रूह से एक कवानीन बनाए गए थे कि जी रेप केसेस जो होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन अलग से होगी, अलग टीम मौजूद होगी जिसमें खवातीन पुलिस अफसरान मौजूद होंगी और उनका ट्रायल भी अलग होगा, जहां पर वकील भी जो है वो खातून होगी और जज भी खातून होगी। उस पर भी इंप्लीमेंट नहीं हो सका जी, क्योंकि आपकी नीयत नेक नहीं थी। अमल दरामद कवानीन बनते हैं, पॉलिसियां बनती हैं, नोटिफिकेशंस बनते हैं, लेकिन अमल दरामद को भी तो यकीनी कौन बनाएगा? वो सुपरविजन किधर है? वो मॉनिटरिंग, वो निगरानी कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। कानून साजी कर दी, कास्ट्रेशन कर दो और समझा कि बस हमने तो अपना 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 जिम्मा पूरा कर दिया, अपनी जिम्मेदारी, और खत्म, बस हमारा काम हो चुका। भाई उसको अमल दरामद किसने करना है? उसको मॉनिटर किसने करना है? जो पूरी दुनिया में निजाम होते हैं मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन और सुपरविजन के। आपने खुली छुट्टी दे दी कि जा बच्चे जो मर्जी जी करता है कर। इस तरह नहीं होता, इस तरह निजाम नहीं चलते, ममालिक नहीं चलते, रियासतें नहीं चलती। वो जाकर बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं, वो फेल्ड स्टेट्स कहलाते हैं। आप क्या वो बनना चाह रहे हैं? मदीना की रियासत तो बहुत दूर की बात है, आप तो बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। मैं कहती हूं कि कल प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर पूरे मुल्क के लिए करे, सिवाय सिंध में जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कि फौरी तौर पर भर्ती करो। चाहे अगर एमए की नहीं मिलती, बीए की औरत को भर्ती करो, बीए नहीं मिलती तो एफए को भर्ती करो, एफए नहीं भर्ती मिलती तो आप मैट्रिक को भर्ती करके उनकी तरबियत करें कि औरतें आए पुलिस थानों में। हर थाने के अंदर 1 या 2 औरत होनी चाहिए। और मातहत जुडिशरी को बड़ी सख्ती से चीफ जस्टिस साहब, फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम सूबों के चीफ जस्टिस अपने तमाम मातहत अदलिया से कहें कि खबरदार आपकी तरफ से कोई सुलहनामा, कोई राजीनामा, कोई मुआफीनामा, कोई इस तरह की चीजों पर पैसे का लेन देन करके आप केसेस को खराब कर दे और उनको फौरी तौर पर कीजिए मैंने तो फीस से बिल्ला माफ कर दिया। कोई फीस से बिल्ला माफ नहीं करता। ये पैसे का लेन देन बन चुका है, औरतों के ऊपर तशद्दुद करना और उसके बाद जबरी तौर पर माफ करवाना, और ये सारा का सारा पैसे का खेल है। तो ताहिरा साहिबा, आपकी नजर में खाली ये ही एक हल आपको दिखाई देता है कि जी फाजिल जज साहब जो हैं वो ये भी ऑर्डर पास कर दें कि कोई लेन देन नहीं होगी, कोई मांडवाली नहीं होगी, जो होगा सीधा होगा? नहीं जी, आपको निकालना पड़ेगा। आपको औरतों और बच्चों और बच्चियों के खिलाफ तशद्दुद के जो जराइम हैं उनको आपको इस मुआफीनामा, सुलहनामा और राजीनामा के कानून से बाहर निकालना पड़ेगा, और ये पार्लियामान को करना है और तमाम सूबाई असेंबलियों को करना है। लेकिन वहां तो एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज के और मार धाड़ और मैं यही पूछना चाह रहा था ताहिरा साहबा कि ये जो असेंबलीज का हाल इस वक्त चल रहा है, चाहे सूबाई सतह पर हो या कौमी सतह पर हो, इसका हाल देख के आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि इस किस्म का कोई कानून या फिर कोई आइन पास हो सकता है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और ना उम्मीदी गुनाह है, ठीक है जी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अवाम का प्रेशर भी बहुत काम करता है। जब तक अवाम प्रेशर नहीं डालेगी अपने अपने नुमाइंदों के ऊपर कि जी हमने आपको वोट दिया था, आप कहाँ हैं? आप लोग तो एक दूसरे के गरीबान को पकड़ के गाली गलौच में उतर आए हैं। आपको अवाम की कोई फिक्र नहीं। महंगाई कहाँ पहुंच गई, गुर्बत कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई, बिजली, गैस, पानी, हर चीज, पेट्रोल, हर डीजल, हर चीज की कीमतें आसमानों में जा रही हैं। हम तो सौदा सल्फ खरीदने के काबिल नहीं रहे, तो क्यों नहीं अवाम ये प्रेशर डालते अपने नुमाइंदों के ऊपर? क्यों हम इजाजत देते हैं उनको कि वो हमारा टैक्स का पैसा और कीमती वक्त जाया करें वहां पर जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है? मैं समझती हूँ कि सबसे थर्ड क्लास फिल्म और थिएटर से गिरी हुई ज्यादा परफॉर्मेंस हमारी असेंबलियों में हो रही है। ताहिरा साहिबा, थोड़ी सी होश करनी चाहिए। तो ताहिरा साहिबा, मैं आखिर में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर अब भी कोई मुतालिबात आपके रह गए हैं
तो वो भी आप कर ही दें, क्योंकि सही मानों में अवाम भी मुतालिबा कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी मुतालिबा कर रही है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आवाज भी उठाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की अगर मैं बात करूं तो उनका जो है वो ध्यान इस जानिब नहीं है। वजह क्या है, मैं चाहूंगा इस पर कोई मुतालिबा आप करें। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में नहीं जाना चाहती। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है जी, और रुकन मेंबर होने के नाते उसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, बच्चों के हकूक का चार्टर, औरतों के हकूक का चार्टर, सब दस्तखत कुनिंदा और तौसीक कुनिंदा है पाकिस्तान की रियासत। और ये हमारी हुकूमतों को समझ नहीं आती कि हुकूमतें तो आती जाती हैं, रियासत कायम रहती है। तो जब रियासत दस्तखत करती है और तौसीक करती है किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे के ऊपर, तो वो एक बाइंडिंग एक आपके ऊपर लाजिम हो जाता है। ये नहीं कि अच्छा जी पिछलों की हुकूमत थी, हमारी दुश्मनी है पिछलों के साथ, तो हम नहीं मानते, हम नहीं उस पर काम करते, करना लाजिम है। और आखिरी बात मैं ये करना चाहती हूँ, और वो ये है आपके तवस्सुत से कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो नाफिज हुआ है 1 सितंबर से, बिल्कुल वो एक 100% नहीं 500% फेल है, नाकाम है। 500% फेल है, नाकाम है, जी हाँ, 500% फेल है और नाकाम है। क्योंकि ये नहीं है कि अंग्रेजी मीडियम के तलबा और तालिबात, उर्दू मीडियम, मदरसा मीडियम, अमीर लोग, गरीब लोग, देहाती लोग, शहरी लोग, ये वो बात नहीं है कि उनको सब कुछ बराबर बन जाएंगे। जी जी, आप सबसे ज्यादा चीज जिस पे जोर नहीं दिया जा रहा, और हुकूमत भी इस पर गुफ्तगू करना नहीं चाहती, और अगर करो तो गाली गलौच पर उतर आती है, और तू मैं और पार्टी पॉलिटिक्स पे नीचे, हर चीज को पार्टी पॉलिटिक्स की सतह पर नीचे ले आ जाता है। जी जी। हमारा सवाल ये है कि आपने मतन क्या डाला उसके अंदर, और क्या आप किस किस्म की आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं, और क्या आप किस तरह की जहनियत बनाना चाहते हैं अपने छोटे लड़कों और लड़कियों की। खराब है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा सीनियर समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। उनकी जानिब से मुतालिबा किया गया है कि जी जितने ये मामलात हैं, खुदारा आंखें खोल लीजिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। ये जंगल की आग की तरह फैलते हुए ये तमाम तर केसेस जो हैं वो आज आपके घर तक आ जाएंगे अगर ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं हुई। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ये फरमा रही हैं कि जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, आइन और कानून के तहत इस पर काम कर लिया जाए, कबल इसके कि लोग कानून को हाथ में लेना शुरू करते हैं। तीसरे टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता चलूं तो जी कराची है, और कराची की गर्मी आजकल बहुत ज्यादा जो है वो पनपती हुई दिखाई दे रही है। आज कराची में शदीद गर्मी की लहर पाई गई और देखने में आया कि पारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी छूने में कामयाब हो गया। कराची के अंदर आज भी हीट वेव की पहली लहर थी और बताया जा रहा है कि आगे भी गर्मी का यह सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि शहरी फौरी तौर पर एहतियात करें और एहतियात से काम लें, कबल इसके कि सूरत हाल काफी खराब हो जाए। क्योंकि इस तरह के मामला पहले भी कराची के अंदर देखने में आए हैं कि इस कदर गर्मी के अंदर हलाकतों का सिलसिला बढ़ गया था, और जो है वो इस कदर हलाकतें बढ़ गई थी कि अस्पतालों के अंदर बिस्तर खाली मौजूद नहीं थे और जगह जगह पर मुर्दा खाने आरजी तौर पर कायम करने पड़े थे, और वो सूरत हाल दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसलिए महकमा मौसमियात की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि जितनी भी हिफाजती तदाबीर हैं उनको इख्तियार किया जाए। घर से बाहर जो है वो कम से कम निकला जाए, घर से बाहर निकलते हुए सर पर कपड़ा रखा जाए, या फिर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया जाए। क्योंकि गर्मी इस कदर शदीद है कि इस गर्मी के मौसम के अंदर आप जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर इस गर्मी के अंदर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए भी महकमा सेहत की जानिब से एहतियाती तदाबीरें वाज़ेह की गई हैं कि किस तरह आप इस हीट स्ट्रोक से या हीट वेव से बच सकते हैं, या अगर आप इसका शिकार हो जाते हैं तो आप किस तरह इसको खत्म कर सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ डीजी मैट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सरदार साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर, कोई अच्छी खबर सुना रहे हैं या बुरी? जी देखिए डीजी में चीफ मैट हूँ भाई, जी चीफ मैट सर। जी तो देखिए अभी कराची में तो 2 दिन गर्मी पड़ेगी, मजीद 2 दिन इसी तरह, जैसे कि आज टेम्परेचर 40 गया और दिन भर एक तरह से गर्म हवाएं चलती रही रेगिस्तानी इलाकों से आती हुई,
तो कल और परसों भी यही दिख रहा है, इसी तरह का रहेगा, इसलिए कि जो लो प्रेशर एरिया कराची के जनूब मशरिक में इंडियन गुजरात पर मौजूद है जी, तो उसके फैलाव की वजह से हवाएं सारी जो समंदर की तरफ से आया करती थी कराची की तरफ, तो वो असल में उसकी ग्रिप में है। तो इस वजह से गर्मी पड़ रही है, तो अगले 2 दिन गर्मी पड़ेगी और बारिश वारिश का कुछ इम्कान पहले बन रहा था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कम चांस रह गया, नहीं कोई खास नहीं है कराची में, बस कराची के हिस्से में गर्मी आएगी। अलबत्ता ईस्टर्न सिंध में थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट, इन इलाकों में बारिश कहीं कहीं तो अच्छी तेज बारिश भी हुई है, होगी अगले 2-3 दिनों में। तो देखें वो जो एक और पीछे मौजूद है इस वक्त ईस्टर्न इंडिया पे और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया पे जो डिप्रेशन मौजूद है, वहाँ का शदीद कम दबाव, तो उसका ट्रैक नॉर्थ वेस्टवर्ड यानी शुमाल मगरिब की जानिब ज्यादा है बजाय मगरिब के। अगर मगरिब की तरफ होता सीधा ट्रैक उसका, तो फिर सिंध, लोअर सिंध और कराची समेत इन इलाकों में बारिश होती, लेकिन चूंकि उसका ट्रैक नॉर्थ वेस्टवर्ड है तो पंजाब की तरफ ही ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कराची में कुछ चांसेस नहीं रहे हैं बारिश के। तो सरफराज साहब ये भी बताइएगा आइंदा कितने दिनों तक ये गर्मी का सिलसिला कराची में जारी और सारी रहेगा? 2 दिन तो कम से कम रहेगा जी, और तीसरे दिन पे भी जा सकता है, यही 2 से 3 दिन। और उम्मीद है कि 17 सितंबर को फिर आफ्टरनून में या शाम में ये जो जनूब मगरिब वाली हवा होती है, समंदर वाली सी ब्रीज, वो बहाल होगी, तो फिर इसमें बेहतरी आएगी मौसम में। अच्छा सरफराज साहब ये भी बताइएगा सर, सितंबर का महीना चल रहा है फिर भी इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, वजूहात क्या देखने में आ रही है सर? और आगे ये मजीद गर्मी जो है वो बढ़ेगी या कम भी हो सकती है, क्योंकि आगे महीना ठंडा आ रहा है? देखिए, वजह तो मैंने बताई आपको कि फौरी वजह ये होती है कराची के लिए, ये एक तरह से मतलब एक समंदर के किनारे होने की वजह से, एक एज पे होने की वजह से एक ड्रॉबैक यही है कि जब कराची के आसपास कोई लो प्रेशर एरिया बनता है, नीचे समंदर में बन जाता है या उधर राजस्थान पे या गुजरात पे, तो जैसे ही आपकी सी ब्रीज कट ऑफ हुई तो गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो वजह इसकी यही है कि वो जो गुजरात बना हुआ है पिछले 5-6 दिन से वहाँ पे मौजूद है, उसी लो प्रेशर एरिया ने, आपको याद होगा कि 9 और 10 को कराची में और बाकी सिंध में भी बारिश दी थी इसी ने, लेकिन वो अब जो है चूंकि ज्यादा नीचे साउथ में चला गया है, लेकिन उसकी वजह से सी ब्रीज उसकी ग्रिप में है, तो गर्मी फौरी तौर पे गर्मी पड़ने की ये वजह है। तो 17 के बाद उम्मीद है फिर ये जब सी ब्रीज बहाल होगी तो गर्मी की ये जो मौजूदा लहर है ये खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगा मौसम, और अनलेस के आगे चल के कोई दोबारा ना बन जाए कि जो ऐसे नजर नहीं आता कि अगले फिर चंद दिन मौसम बेहतर रहेगा। अक्टूबर का महीना अलबत्ता कराची में रवायती तौर पे फिर गर्म होता है। कराची में गर्म तरीन महीने मई, जून और फिर अक्टूबर, ये 3 गर्म तरीन महीने होते हैं कराची में। जी, तो सितंबर के अलबत्ता बकिया दिन ठीक गुजरेंगे, लेकिन अक्टूबर में दोबारा से गर्मी आएगी, लेकिन उसमें ये होता है कि अक्टूबर में फिर नमी का तनासब कदरे कम हो जाता है, तो गर्मी जो है ना ज्यादा तंग करने वाली नहीं होती। अच्छा सरफराज साहब यहाँ पर ये भी बताइएगा सर, क्योंकि इस बार जो है वो जून जुलाई के अंदर इतना मानसून देखने को मिला नहीं है कराची वालों को, क्या लगता है सर आगे आने वाले वक्तों में सर्दियों के अंदर कोई बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है? नहीं जी, सर्दियों में तो वैसे ही बहुत कम बारिश होती है, इधर जनूब में पूरे सिंध में बहुत कम होती है और कराची में भी उसी हिसाब से बहुत ही कम होती है। तो वो तो आपको पता ही है, शायद हो कि नॉर्थ में यानी केपी, कश्मीर और नॉर्थ पंजाब वो इलाके हैं कि जहाँ सर्दियों की बारिशें या जो उनको हम कहते हैं मगरिब से आने वाली हवाएं ज्यादातर उधर ही कंसंट्रेट करती हैं, ऊपर नॉर्थ से गुजरती हैं, तो उधर ही ज्यादा बारिश होती है। तो कराची या सिंध के लिए तो मानसून ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस दफा मानसून अगस्त में तो बिल्कुल ही ड्राई रहा। जी जी, जुलाई में एक या कराची में तो एक स्पेल हुआ था और बकिया सिंध में कोई 1-2 हुए थे, एक से ज्यादा कोई 2 हुए थे, कहीं 3 हुए थे। तो देखें ये सितंबर में पहले 2 स्पेल हो चुके हैं और ये स्पेल जो है इसकी वजह से ईस्टर्न सिंध में तो दिख रहा है कि बारिश हो जाएगी कहीं ना कहीं, खासकर उमरकोट और फिर नीचे थरपारकर, बदीन, ठट्ठा और ऊपर फिर सांगड़, खैरपुर और फिर सखर में भी अगर साउथ पंजाब की तरफ उसका रुख रहता है, जैसे कि इस वक्त इम्कान ये है जी जी, कि डिप्रेशन उस तरफ जाएगा, तो ईस्टर्न यानी हाफ ऑफ द सिंध यानी ईस्टर्न पार्ट में बारिशें हो जाएंगी ये स्पेल से। और इसके बाद उम्मीद है एक आध स्पेल और भी शायद आगे आए, क्योंकि अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है ये, इस दफा तो उम्मीद है कि सितंबर के एंड तक चलेगा। तो देखें एक आध स्पेल और आ सकता है, उसके नतीजे में कुछ तलाफी हो जाए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो गर्मी से एहतियात करना
हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरफराज साहब ने यह वाजे किया है कि आगे हो सकता है कि एक आध स्पेल दोबारा आ जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता ना रखी जाए। बाकी उन्होंने वाजे किया है कि ये गर्मी का जो सिलसिला है वो 2 से 3 रोज़ मज़ीद जारी रह सकता है और सितंबर का महीना उसके बाद बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और उसके बाद ये महीना बासानी गुजर जाएगा, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।